नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां बिजली और चुंबक मिलते हैं, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हमने बिजली के गर्मी पैदा करने वाले असर के बारे में तो सुना है, पर आज देखेंगे कि कैसे ये दोनों ताकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जुड़ाव हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। हमारे पास जानकारी का आधार है विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के कुछ हिस्से। हमारा इरादा है कि इसमें छिपी काम की बातें निकालें, कुछ हैरान करने वाले कनेक्शन सामने लाएं और पूरी बात को दिलचस्प और आसान बना दें। तो कहाँ से शुरू करें? ये सोचना ही अजीब है कि बिजली का तार, वो चुंबक कैसे बन सकता है? हाँ, चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहली बात, जो शायद सबसे चौंकाने वाली थी, स्रोत बताते हैं कि जब किसी धातु के तार, मान लीजिए तांबे के तार में बिजली दौड़ाई जाती है तो पास रखी कंपास की सुई हिलने लगती है, अपनी दिशा बदल लेती है। ये तो अजीब बात है। कंपास तो सिर्फ चुंबक से हिलना चाहिए। हाँ, और ये कोई प्लान करके की गई खोज नहीं थी। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने ये बिल्कुल अचानक देखा, एक लेक्चर के दौरान। उनके इस एक अवलोकन ने, समझिए, सब कुछ बदल दिया। इसने पहली बार पक्के तौर पे दिखाया कि बिजली और चुंबकत्व अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में जुड़े हुए। अच्छा। इसी एक खोज ने, समझिए, रेडियो, टेलीविजन जैसी अनगिनत नई तकनीकों की नींव रखी। यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत नापने की एक इकाई का नाम ही उनके सम्मान में ऑर्स्टेड रखा गया। कमाल है। मतलब जहां भी बिजली बहेगी वहां एक अनदेखा चुंबकीय असर जरूर होगा, जैसे बिजली का एक अदृश्य साथी। बिल्कुल। तो ये अदृश्य असर, ये चुंबकीय क्षेत्र होता कैसा है? इसे हम महसूस तो नहीं कर सकते सीधे सीधे? स्रोत कहते हैं कि चुंबक के आसपास का वो इलाका जहां उसका जोर या बल महसूस किया जा सके, वही उसका चुंबकीय क्षेत्र है। बिल्कुल। और इस अनदेखे क्षेत्र को समझने या दिखाने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करते हैं। सोचिए, ये वो रास्ते हैं जिन पर अगर कोई अकेला आजाद उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल, चल पाता तो वो इन्हीं रास्तों पर चलता। इन रेखाओं का पैटर्न देखने का एक क्लासिक तरीका है लोहे का बुरादा इस्तेमाल करना। अगर आप एक चुंबक के पास कार्डबोर्ड पर लोहे का बुरादा फैलाएं तो आप देखेंगे कि वो बुरादा अपने आप सजकर कुछ खास लाइनों जैसा पैटर्न बना लेता है। ये पैटर्न ही हमें उन क्षेत्र रेखाओं का अंदाजा देता है। हाँ, वो पैटर्न मैंने देखा है, जैसे चुंबक के सिरों से निकलकर फैल रहा हूँ। स्रोत में एक छड़ चुंबक का उदाहरण है जिसमें ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हुई दिखती हैं और फिर चुंबक के अंदर से वापस उत्तरी ध्रुव तक। मतलब ये बंद घेरे या लूप बनाती हैं, कहीं टूटती नहीं। हाँ, बंद घेरे। और इन रेखाओं के बारे में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं, घनी होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा ताकतवर होता है, जैसे चुंबक के ध्रुवों, मतलब पोल्स के पास। दूसरी, ये सिर्फ ताकत नहीं बताती, दिशा भी बताती हैं। किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा वही होती है जिधर कंपास की सुई का उत्तरी ध्रुव इशारा करेगा। अच्छा। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसमें मात्रा और दिशा दोनों है। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा क्यों? अगर दो सड़कें मिल सकती हैं तो ये रेखाएं क्यों नहीं? ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब सीधा है। सोचिए, अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती तो उस बिंदु पर कंपास की सुई को क्या करना पड़ता? उसे एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में इशारा करना पड़ता, क्योंकि हर रेखा अपनी दिशा बताती है। और ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है। एक सुई एक वक्त पर एक ही दिशा दिखा सकती है, इसीलिए ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये उनकी एक बुनियादी खासियत है। अच्छा, ये बात है। तो चुंबक के आसपास का मामला तो समझ आया। अब वापस ऑर्स्टेड वाली बात पर आते हैं। सीधे तार में बहती बिजली, उसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखता होगा? क्या वो भी ऐसे ही होगा जैसे चुंबक का? यहाँ थोड़ा अलग पैटर्न बनता है। अगर आप एक सीधे तार में करंट दौड़ाएं और उसके चारों ओर रखे कार्डबोर्ड पर लोहे का बुरादा छिड़कें, तो बुरादा तार को केंद्र मानकर गोल गोल घेरों में, यानी संकेंद्रीय वृत्तों, कंसेंट्रिक सर्कल्स में जम जाता है। ये वृत्त ही उस तार के चारों ओर बने चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, कुछ वैसा ही। गोल घेरे, ठीक है। पर इन घेरों की दिशा क्या होगी? मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो ये क्लॉकवाइज घूम रही होंगी या एंटी क्लॉकवाइज? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक आसान सा नियम है।
दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या राइट हैंड थंब रूल। कल्पना कीजिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट बहने की दिशा में है, जैसे नीचे से ऊपर। ठीक है। अच्छा। अगर अंगूठा ऊपर है तो उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं, जैसे आप किसी बोतल का ढक्कन या स्क्रू कस रहे हो। हाँ। अंगूठा आगे जाने की दिशा करंट दिखाता है और घूमने की दिशा उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र। ये तो वाकई आसान तरीका है दिशा पता करने का। अच्छा, पर इसकी ताकत, क्या इस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को कम या ज्यादा किया जा सकता है? जैसे क्या तार से दूर जाने पर यह कमजोर हो जाता है? हाँ बिल्कुल, इसकी ताकत दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहली, तार में बहने वाली बिजली की मात्रा यानी करंट पर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, पास रखी कंपास सुई ज्यादा हिलेगी। दूसरी, तार से दूरी पर। जैसे जैसे आप तार से दूर हटते जाएंगे, ये चुंबकीय असर कमजोर होता जाएगा। वो गोल घेरे बड़े और फैले हुए बनते जाएंगे और कंपास सुई का हिलना भी कम हो जाएगा। सोचिए, अगर हम उसी तार को सीधा रखने के बजाय मोड़कर एक गोल छल्ला, एक लूप बना दें और फिर उसमें करंट दौड़ाएं, तब क्या होगा? ये एक दिलचस्प स्थिति है। उस गोल छल्ले या पाश या लूप के हर छोटे हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसी ही गोल बनेंगी जैसे सीधे तार के लिए बन रही थीं। अच्छा। लेकिन क्योंकि तार मुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे हम तार से दूर यानी छल्ले के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, ये गोल घेरे बड़े होते जाते हैं और छल्ले के बिल्कुल बीच में ये रेखाएं लगभग सीधी और एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप दाहिने हाथ के नियम से देखें तो छल्ले के अंदर की तरफ सभी हिस्सों से बनने वाली क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। वो सब जुड़ जाती हैं। मतलब जुड़ जाती हैं? हाँ, जिससे छल्ले के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र काफी मजबूत हो जाता है। मतलब एक अकेले तार को मोड़ने भर से केंद्र में ज्यादा ताकत आ गई। तो अगर एक छल्ले से ये होता है, तो क्या होगा अगर हम तार को एक बार नहीं बल्कि कई बार लपेट दें, जैसे स्प्रिंग या कॉइल बनाते हैं? एकदम सही सोचा। अगर आप तार के एक की जगह n फेरे लपेटकर एक कुंडली बना दें, हाँ, तो उससे पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक अकेले फेरे वाले क्षेत्र से लगभग n गुना ज्यादा ताकतवर होगा। n गुना? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हर फेरे में करंट एक ही दिशा में घूम रहा होता है और उन सबका चुंबकीय असर केंद्र में एक ही दिशा में जुड़ता जाता है। तो जितने ज्यादा फेरे उतना ही शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव। ये एक तरह से ताकत बढ़ाने का तरीका है। इसी से जुड़ा एक और शब्द स्रोत में है परिनालिका या सोलेनॉइड। ये क्या चीज होती है? परिनालिका इसी कुंडली वाले सिद्धांत का एक खास रूप है। सोचिए, आपने एक पाइप या बेलन लिया और उस पर पास तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए, जैसे धागा लपेटते हैं। अच्छा, ठीक है। इसी संरचना को परिनालिका कहते हैं। जब आप इसमें करंट दौड़ाते हैं तो ये बिल्कुल एक छड़ चुंबक मतलब बार मैग्नेट की तरह काम करने लगती है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। परिनालिका की सबसे खास बात इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है। अंदर ये क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी, समानांतर और एक समान दूरी पर होती हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि परिनालिका के भीतर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा एक जैसी होती है। एक समान और मजबूत भी होता है। एक समान और मजबूत। और इसी मजबूत एक समान क्षेत्र का एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप इसके अंदर नर्म लोहे जैसी कोई चीज रख दें, हाँ, तो वो अस्थायी रूप से एक शक्तिशाली चुंबक बन जाती है। इसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक? हाँ, ये ऐसे चुंबक होते हैं जिन्हें आप बिजली चालू करके बना सकते हैं और बिजली बंद करके उनका चुंबकत्व खत्म कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब बिजली से बनने वाला चुंबक जिसे हम कंट्रोल कर सकें। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। क्रेन वगैरह में शायद यही इस्तेमाल होता होगा भारी लोहा उठाने के लिए। हाँ बिल्कुल, कई जगहों पे। अच्छा, अब तक हमने देखा कि बिजली का करंट चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो कंपास ऐसी चीजों पर असर डालता है। क्या इसका उल्टा भी होता है? क्या कोई बाहरी चुंबक किसी तार में बह रहे करंट पर कोई असर डालता है, जैसे उसे धक्का देना या खींचना? बिल्कुल, और ये विचार सबसे पहले आंद्रे मैरी एम्पेयर नाम के वैज्ञानिक ने रखा था। उनका सोचना था कि अगर करंट वाला तार चुंबक पर बल लगाता है, जैसे कंपास को हिलाता है,
तो न्यूटन के तीसरे नियम की तरह क्रिया प्रतिक्रिया, चुंबक को भी उस तार पर उतना ही पर उल्टी दिशा में बल लगाना चाहिए। अच्छा, लॉजिकल है। और प्रयोगों से ये बात सच साबित हुई। अगर आप एक एल्यूमिनियम जैसी हल्की छड़ को दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच लटका दें, जैसे नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच, और फिर उस छड़ से करंट गुजारें, तो क्या होगा? करंट वाले तार पर एक बल लगाया है, यानी चुंबक और करंट के बीच एक तरह की धक्का मुक्की चल रही है। कह सकते हैं। ये जो बल लग रहा है तार पर, इसकी दिशा किस बात पर निर्भर करती है? क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, इसे बदला जा सकता है और ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, तार में बहने वाले करंट की दिशा पर। अगर आप करंट की दिशा उलट दें तो तार पर लगने वाले बल की दिशा भी उलट जाएगी। ठीक है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। अगर आप चुंबक के ध्रुवों को पलट दें, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल की जगह बदल दें, तो भी बल की दिशा उलट जाएगी। अच्छा। और ये बल सबसे ज्यादा तब लगता है जब करंट बहने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत, मतलब 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो दिशा बदल सकती है। हाँ, पर किसी खास स्थिति में बल किस तरफ लगेगा? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये कैसे पता करें? इसके लिए भी कोई हाथ वाला नियम है क्या, जैसे पहले था? हाँ, इसके लिए भी एक नियम है और इस बार बाएं हाथ का इस्तेमाल होता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, बायां हाथ। ठीक है। अपने बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली तर्जनी और बीच वाली उंगली मध्यमा को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। उंगलियां सीधी हों। अब अगर पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र फील्ड की दिशा बताए, बीच वाली उंगली करंट की दिशा बताए, तो अंगूठा उस तार पर लगने वाले बल फोर्स या उसकी गति मोशन की दिशा बताएगा। फील्ड, करंट, फोर्स। हाँ, इसे याद रखने के लिए कई लोग FBI, फोर्स, फील्ड, करंट, अंगूठा, पहली, बीच की जैसा कुछ इस्तेमाल करते हैं। FBI, ये याद रखने में आसान है और यही वो सिद्धांत है ना जो बिजली के पंखों और मोटरों को घुमाता है, मतलब बिजली की ऊर्जा को घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबक मिलकर काम करते हैं। लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, जैसे घरों की बिजली से, क्या लेना देना है? स्रोत में घरेलू वायरिंग के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब बिजली का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बाहर से मुख्य तारों, मतलब मेंस के जरिए आती है, आमतौर पर घर के मीटर तक, और फिर अंदर 3 तरह के तार इस्तेमाल होते हैं। एक होता है विद्युन्मय तार, लाइव वायर, जिसे गर्म तार भी कह देते हैं। अक्सर इस पर लाल रंग का कवर होता है। लाल वाला, ठीक है। दूसरा होता है उदासीन तार, न्यूट्रल वायर, जिसे ठंडा तार कहते हैं। इस पर अक्सर काला कवर होता है। काला। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच करीब 220 वोल्ट का वोल्टेज अंतर होता है और ये AC करंट होता है जिसकी दिशा 1 सेकंड में 50 बार बदलती है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति। 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ठीक। और तीसरा तार होता है भूसंपर्क तार, अर्थ वायर, जिस पर अक्सर हरा कवर होता है। ये तार घर के पास जमीन में गहरे गड़े एक धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। ये तीसरा तार, अर्थ वाला, क्यों जरूरी है? मैंने देखा है कई प्लग में तो सिर्फ 2 ही पिन होते हैं, खासकर मोबाइल चार्जर वगैरह में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, खासकर उन उपकरणों के लिए जिनकी बाहरी बॉडी धातु की बनी होती है, जैसे प्रेस, टोस्टर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अच्छा, मेटल बॉडी वालों के लिए। हाँ, सोचिए अगर कभी अंदर का गर्म तार, लाइव वायर, खराब होकर उपकरण की धातु वाली बॉडी से छू जाए तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। अरे, अगर उस समय कोई उसे छू ले तो उसे जोर का झटका लग सकता है। यहीं पर अर्थ वायर काम आता है। अगर अर्थ वायर जुड़ा है तो वो करंट को शरीर से गुजरने के बजाय सीधा जमीन में जाने का एक आसान रास्ता, मतलब कम प्रतिरोध वाला रास्ता दे देता है। इससे उपकरण की बॉडी का वोल्टेज लगभग 0 हो जाता है और झटका लगने का खतरा टल जाता है। अच्छा, तो ये सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, इसीलिए 3 पिन वाले प्लग ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, खासकर ज्यादा पावर वाले उपकरणों के लिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। घरों में इतने सारे बल्ब, पंखे, उपकरण होते हैं, ये सब कैसे जुड़े होते हैं? क्या एक ही लाइन में सब लगा देते हैं? नहीं, एक लाइन में यानी श्रेणीक्रम, सीरीज में नहीं लगाते। अगर ऐसा करेंगे तो एक तो सबको वोल्टेज अलग अलग मिलेगा और दूसरा
अगर एक चीज खराब हुई तो पूरी लाइन बंद हो जाएगी। हाँ, जैसे दिवाली की लड़ियों में होता है। बिल्कुल। घरों में सभी उपकरण पार्श्वक्रम यानी पैरेलल में जोड़े जाते हैं। इससे सबको बराबर वोल्टेज 220 वोल्ट मिलता है और हर उपकरण को उसके अपने स्विच से अलग-अलग चालू या बंद किया जा सकता है। अच्छा, पैरेलल में। हाँ, और अक्सर घरों में लोड के हिसाब से अलग-अलग सर्किट भी बनाए जाते हैं, जैसे लाइट और पंखों के लिए कम क्षमता 5 एम्पेयर का सर्किट और गीजर एसी जैसे भारी उपकरणों के लिए ज्यादा क्षमता का 15 एम्पेयर का सर्किट। ठीक है। स्रोत में 2 खतरनाक स्थितियों का जिक्र है, लघु पतन, शॉर्ट सर्किटिंग और अति भारण, ओवरलोडिंग। ये क्या बलाएं हैं और इनसे क्या खतरा है? ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि इनमें सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगता है। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट तब होता है जब गर्म तार यानी लाइव और ठंडा तार यानी न्यूट्रल किसी वजह से सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। कैसे? मान लीजिए तारों का प्लास्टिक कवर कट गया हो या पुराना होके खराब हो गया हो। ऐसा होने पर सर्किट का प्रतिरोध रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है और ओम के नियम I = VR के हिसाब से करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओह, अति भारण या ओवरलोडिंग तब होती है जब आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण लगा दे जो कुल मिला के बहुत ज्यादा करंट खींच रहे हों, या फिर कभी-कभी बाहर से आने वाले वोल्टेज में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो जाए। और ज्यादा करंट बहने से क्या होगा? जब जरूरत से ज्यादा करंट तारों में बहता है तो तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जूल्स तापन प्रभाव H = I² RT। गर्म हो जाते हैं? इतने गर्म कि उनका प्लास्टिक कवर पिघल सकता है और आसपास की चीजों में आग लग सकती है। यही शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा खतरा है, आग लगना। बाप रे, तो इस खतरे से बचने का क्या उपाय है? इसके लिए सबसे आम और पुराना सुरक्षा उपकरण है विद्युत फ्यूज। फ्यूज, हाँ सुना है। ये असल में एक खास किस्म के तार का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी वो कम तापमान पर ही पिघल जाता है। इसे सर्किट में उपकरण से पहले श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है। जैसे ही सर्किट में करंट एक तय सुरक्षित सीमा से ज्यादा होता है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से फ्यूज का तार फौरन गर्म होकर पिघल जाता है। तार पिघलते ही सर्किट टूट जाता है, करंट का बहना बंद हो जाता है और आग लगने या उपकरण खराब होने से बच जाता है। मतलब वो खुद कुर्बान हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। आजकल फ्यूज की जगह MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये भी ओवरलोड होने पर अपने आप सर्किट बंद कर देते हैं, लेकिन इन्हें फ्यूज की तरह बदलना नहीं पड़ता, बस स्विच ऊपर करके दोबारा चालू किया जा सकता है। अच्छा, तो फ्यूज या MCB हमारे घर के गार्ड की तरह हैं जो खतरा देखते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ, एक तरह से। चलते चलते स्रोत में एक छोटा सा हिस्सा चिकित्सा में चुंबकत्व के इस्तेमाल पर भी है। बिजली और चुंबक का डॉक्टरों से क्या लेना देना? ये एक और हैरान करने वाली बात है। हमारे शरीर के अंदर हमारी नसें, तंत्रिका, कोशिकाएं भी बहुत ही हल्के विद्युत संकेतों मतलब आयन करंट के जरिए काम करती हैं। हमारे शरीर में करंट? हाँ, बहुत हल्का। और हमने देखा कि जहां करंट है वहां चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, खासकर दिल और दिमाग में होने वाली गतिविधियों से। अच्छा। वैज्ञानिक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं एक बहुत शक्तिशाली तकनीक में, जिसे कहते हैं MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। MRI? हाँ, ये तो सुना है। इसमें शक्तिशाली चुंबकों और रेडियो तरंगों की मदद से शरीर के अंदर के अंगों की बहुत साफ और विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। इससे डॉक्टरों को बीमारियों का पता लगाने में बहुत मदद मिलती है, बिना शरीर को काटे या चीरे। तो जिस सिद्धांत कंपस की सुई को हिलाता है, वही हमारे शरीर के अंदर देखने में भी मदद करता है। कमाल है। आज हमने बिजली और चुंबक के इस गहरे रिश्ते की कई परतें खोली। ऑर्स्टेड की अचानक खोज से लेकर तारों के चारों ओर बनने वाले अदृश्य घेरों तक, दाहिने और बाएं हाथ के नियमों से लेकर मोटर के घूमले और घरों की सुरक्षा तक। बिल्कुल। और ये भी समझा कि परिनालिका कैसे एक कंट्रोलेबल चुंबक बनाती है और कैसे फ्यूज और अर्थिंग हमारी सुरक्षा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिजली और चुंबक का ये खेल हर पल हमारे चारों ओर चल रहा है, हमारे उपकरणों में, बिजली के तारों में। हाँ। और जैसा कि हमने देखा, हमारे अपने शरीर के अंदर भी। सच में ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि बिजली और चुंबक का ये अनदेखा नाच
न सिर्फ हमारे घरों को रोशन करता है और मशीनों को चलाता है, बल्कि डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर झांकने में भी मदद करता है। स्रोत ने यह भी इशारा किया कि हमारे नर्व इम्पल्सेस भी क्षणिक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शरीर के भीतर बिजली और चुंबक की और कौन सी अनकही अनसुलझी भूमिकाएं हो सकती हैं, जिन्हें हम शायद अभी